यही ब्राह्मण वर्चस्व का कड़वा सच है। पहली बात तो हिंदू धर्म नाम का कोई धर्म नहीं है। अगर ये हिंदू धर्म है तो एससी क्षत्रिय वैश्य शूद्र क्या हिंदू नहीं है क्या? इस धर्म को ब्राह्मणों ने अपने धंधे का आधार बना लिया। इस प्रकार का बकवास करने वाले संविधान की जानकारी नहीं है। गुंडागर्दी और अराजकता में विश्वास इनका है। 23 जून की एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही है और वीडियो है इटावा की, जहां एक कथावाचक कथा वाचने के लिए जाते हैं और वहां पर उनके साथ अभद्रता की जाती है, उनके साथ मारपीट की जाती है और गाली गलौज के साथ उनका सर भी मुंडवा दिया जाता है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है स्वामी प्रसाद मौर्य जी। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से देश प्रगति के रास्ते पर चल रहा है और ऐसे में जाति धर्म देखकर जिस तरीके से लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर, कैसे देखते हैं? पहली बात तो इटावा में जो घटना घटी है, कथावाचक मणि कुमार एवं संत कुमार के साथ बंधक बना करके प्रताड़ित किया जाना, सर का चोटी कटवा देना, सिर का बाल मुड़वा देना और एक महिला के मूत्र को छिड़क करके उसको पवित्र होने की घोषणा करना, इस बात को जाहिर करती है कि यही हिंदू धर्म का कड़वा सच है। यही ब्राह्मण वर्चस्व का कड़वा सच है। जबकि वो दोनों कथावाचक क्षेत्र में भागवताचार्य के रूप में मशहूर थे। आज से नहीं, कई सालों से कथावाचक करते चले आ रहे हैं। सब जानते हैं कि वो यादव समाज के हैं और कथावाचक का काम करते हैं। इसके बावजूद जात पूछ करके जिस तरीके से अपमानित किया गया, वो घटना अत्यंत शर्मसार करने वाली है, निंदनीय है। मैं उसकी घोर निंदा भी करता हूं। और साथ ही साथ विशेष रूप से जब से भाजपा सत्ता में आई है, इस प्रकार की घटनाओं की बाढ़ पूरे देश में आई है। कहीं आदिवासियों के सिर पर पेशाब कर देना, कहीं दलित के शरीर में मलमूत्र लेप करके लोग अपनी मोछों पर ताव देना, और कभी एससी एसटी ओबीसी के लोगों द्वारा बैठी गई कुर्सी को गंगा जल से धोना, कभी आवास को गंगा जल से धोना या गोमूत्र से धोना, और यहाँ तक कि इस देश में जाति अपमान का कड़वा सच तो देश के महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी भोगना पड़ा है। जब जगन्नाथ मंदिर में जाने से उनको रोक दिया गया था, बहैसियत राष्ट्रपति जगन्नाथ मंदिर में जाने से पंडे पुजारियों ने गेट के बाहर रोक दिया, जबकि उन्हीं के अधीन की सरकार का एक मंत्री उनकी ही मौजूदगी में, उनके ही आया हुआ साथ मंदिर के प्रवेश करके गर्भगृह में जाता है, पूजा पाठ करता है, और द्रौपदी मुर्मू जी को बैरिकेडिंग के बाहर रोक दिया जाता है क्योंकि वो आदिवासी समाज से ताल्लुकात रखती है। तो क्या ये कहा जा सकता है इससे कि देश और प्रदेश दोनों की राजनीति को जाति में बांटने की कोशिश की जा रही है? बेशक, इसमें कोई दो राय नहीं। इसके पहले भी तत्कालीन राष्ट्रपति माननीय रामनाथ कोविंद जी को भी राजस्थान के ब्रह्मा मंदिर में जाने से वहाँ के तत्कालीन पंडित पुजारियों ने रोक दिया था और सीढ़ी पर माथा टेक करके वापस चले आए थे। तो जिस देश में जाति के आधार पर राष्ट्रपति होने के बावजूद भी, दलित राष्ट्रपति होने के बावजूद भी ब्रह्मा मंदिर में जाने से रोक दिया जाता है, आदिवासी समाज की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को दिल्ली के जगन्नाथ मंदिर में जाने से रोक दिया जाता है, तो स्वाभाविक रूप से इटावा में कथावाचक के साथ जो घटना घटी है, ये कोई पहली घटना नहीं है। इस प्रकार की घटनाएं लगातार होती चली आ रही हैं। विशेष रूप से भाजपा सरकार में इस प्रकार की घटनाओं की बाढ़ से आई है, क्योंकि ये केवल नफरत की राजनीति करते हैं, घृणा की राजनीति करते हैं। हिंदू, जब से भाजपा सरकार आई है, हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान तोते की तरह रट लगाए हुए हैं, जबकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 51J में स्पष्ट इस बात का उल्लेख है कि धर्म, वर्ण, जाति, लिंग, जन्मस्थान और क्षेत्र के आधार पर कोई किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकता।
जब हमारा भारतीय संविधान इस बात का निर्देश देता है कि हम इस आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते, तो आज़ादी के 75 साल बीत जाने के बाद जब पूरी सरकार देश में अमृत महोत्सव मनाने में मशगूल है, ऐसी हालात में बार बार आदम जमाने की तानाशाही, नादिरशाही और हैवानियत की इटावा की घटना वाकई में न केवल दिल दहलाने वाली है, बल्कि पूरे देश को, दुनिया में पूरे देश के इस कारनामे से कहीं न कहीं हमारे देश का सर भी नीचा हुआ है। हम समझते हैं ऐसे घटना करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि कानून अगर नरमी बरतेगा, कानून का हनक गायब होगा, तो जहां कानून का हनक खत्म होता है वहीं जंगलराज और गुंडाराज पनपता है। आज उत्तर प्रदेश में जंगलराज और गुंडाराज चरम पर क्यों है? इसीलिए है कि एक वर्ग जात विशेष के लोगों पर दया और आशीर्वाद यानी सरकार का संरक्षण, और एक वर्ग जात विशेष के लोग पर कठोर कानूनी कार्रवाई, ये भेदभाव स्वाभाविक रूप से कहीं न कहीं जंगलराज को बढ़ावा देता है। अभी उत्तर प्रदेश में अगर यही घटना कोई ब्राह्मण के साथ घटी होती और कोई SC ST OBC का व्यक्ति यही कार्य किया होता, तो उसके घर पे बुलडोजर चला गया होता, घर जमींदोज हो गया होता, दर्जनों उस पर मुकदमे लग गए होते, उस पर गुंडा एक्ट और राष्ट्र का क्या क्या लग गया होता। अब तो वो जेल की सलाखों में पूरा का पूरा एक करता पूरा परिवार चला जाता। लेकिन यहाँ सरकार के इशारे पर अपराधियों को बचाने की कार्रवाई चल रही है, अब क्रॉस केस कराने की कोशिश की जा रही है, उस पर महिला के साथ बदसलूकी का आरोप लगा करके उस केस को रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है। तो स्वाभाविक रूप से ये बहुत शर्मनाक घटना है, जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। हाल ही में सपर प्रमुख का एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अब आगे इस मामले पर FIR हो जाएगी और फाइनली जो कथावाचक मुकुट सिंह हैं उन पर, उनके साथियों पर FIR दर्ज की गई है और कहा जा रहा है कि उनके पास से 2 आधार कार्ड बरामद हुए, जिसमें एक ब्राह्मण के नाम से और एक यादव के नाम से। वो आधार कार्ड 2 हो सकता है, आधार कार्ड बहुतों के पास 2 होते हैं, लेकिन वो यादव समाज के हैं, इस बात के लिए कथावाचक के रूप में पहले से सुविख्यात है। कोई ऐसी पहली बार उनको नहीं जाना कि पहली बार कथावाचक हैं, कई सालों से कथा वाचन कर रहे हैं और बहुत से जगह पर भागवत का कथा कर चुके हैं। भागवताचार्य, मशहूर भागवताचार्य हैं, अच्छी ज्ञान, उनको अच्छा ज्ञान है। तो अगर मान लीजिए उनके डबल कार्ड मिले थे, आधार कार्ड मिले थे, तो उनके खिलाफ आप कानूनी कार्रवाई करते। आप कौन होते हैं मारने पीटने वाले? आप कौन होते हैं पेशाब से उनको छिड़कने वाले? आप कौन होते हैं उनका बाल कटवाने वाले? आप कौन होते हैं उनकी चोटी काटने वाले? कौन अधिकार दिया है आपको? इसलिए अपनी अराजकता, अपनी हैवानियत पर पर्दा डालने के लिए घटना को दूसरी दिशा में ले जाना, ये तो महापाप है। स्वाभाविक रूप से आज पूरा देश ऐसे जाति आधारित नंगा नाच को न केवल देख रहा बल्कि संज्ञान भी ले रहा है, और यही कारण है। पहली बात तो हिंदू धर्म नाम का कोई धर्म नहीं है। अगर हिंदू धर्म होता तो पूजा पाठ का, धर्माचार्य का, महंत शंकराचार्य का बनने का अधिकार क्षत्रिय को भी होता, वैश्य को भी होता, शूद्र की भी होता। केवल ब्राह्मण ही क्यों बनेगा? इसका मतलब क्या ये ब्राह्मण धर्म है क्या? अगर ब्राह्मण धर्म है तो स्वाभाविक रूप से ब्राह्मण को इस बात का स्वीकार करना चाहिए कि ब्राह्मण धर्म है, हमारे अलावा इसको कोई इसमें पुजारी नहीं बन सकता, कोई पंडा नहीं बन सकता, कोई शंकराचार्य नहीं बन सकता, कोई कथा नहीं कर सकता, कोई धर्म का संस्कार नहीं करा सकता, उसे कहना चाहिए। इसका मतलब है अगर ये हिंदू धर्म है तो यसी क्षत्रिय वैश्य शूद्र क्या हिंदू नहीं है क्या? अगर हिंदू हैं तो उनके कथा बाचने से आपको परहेज क्यों है? तो स्वाभाविक रूप से ये जो कुछ भी हो रहा है ये ब्राह्मणवाद का, ब्राह्मण धर्म का ये कड़वा सच है। क्योंकि ब्राह्मण धर्म, ब्राह्मण समाज के लोग इसलिए उसको नहीं कहते, ब्राह्मण धर्म कहेंगे तो अल्पमत में आ जाएंगे,
बहुसंख्यक बने रहें, इसलिए क्षत्रिय वैश्य शूद्र सबको उसमें शामिल कर लिया। लेकिन उसके बावजूद एकाधिकार अपने पास रखा है, उसमें क्षत्रिय वैश्य और शूद्र के किसी व्यक्ति को शंकराचार्य, पंडित, पुजारी, महंत या संस्कार कराने, कथा वाचने का अधिकार नहीं दिया गया है, क्योंकि इस धर्म को ब्राह्मणों ने अपने धंधे का आधार बना लिया और उनके धंधे में कोई हिस्सेदार बने, ये ब्राह्मणों को बर्दाश्त नहीं। स्वाभाविक रूप से आज़ादी के 75 साल बाद इस प्रकार की घटना घटित हुई है। तो ये कहीं ना कहीं भाजपा सरकार बनने के बाद ऐसे लोगों के हौसले बुलंद हैं। पहले भी सरकारें होती थी, इस प्रकार के कुरीति क्यों नहीं दिखाई पड़ते थे? क्योंकि उनको कानून का डर रहता था। आज उनको कानून का डर नहीं है, क्योंकि कहते जानते हैं कि भाजपा की सरकार ऊपर भी है, भाजपा की सरकार नीचे भी है, हम ब्राह्मण हैं, हमारे ऊपर न भाजपा केंद्र की सरकार कुछ कर सकती है न प्रदेश की कर सकती है। सरकार का उनको कोई डर नहीं, खौफ नहीं। इसलिए इटावा जैसी जगह पर इस प्रकार के जघन्य आपराधिक घटना और हैवानियतपूर्ण कार्य किए जाने की उनके अंदर हिम्मत आई। अगर कानून सख्त होता, उनको डर होता कि कानून हमारा बाल बांका कर सकता है, तो शायद इस प्रकार की घिनौनी कृत्य करने से उबाज जाते। ओम प्रकाश राजभर का इस पूरे मामले को लेकर बयान आया है। उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों के हक को लेकर यादव ब्राह्मणों का हक लेना चाहता है, इसलिए ब्राह्मण इसका विरोध कर रहा है और ब्राह्मणों ने इसलिए उस पर सवाल खड़े किए। बहरहाल राजभर जी क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, वो भाजपा में है तो भाजपा की भाषा बोलेंगे। लेकिन सच यही है कि भारतीय संविधान जब धर्म, वर्ण, जात, लिंग, जन्मस्थान और क्षेत्र के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करने की हिदायत देता है, तो कैसे हम कर सकते हैं किसी के साथ भेदभाव? आज मनु का संविधान चल रहा है क्या? आज ब्राह्मण धर्म का संविधान चल रहा है क्या? संविधान है, हमारा देश आज़ाद है, हमारा भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान से सब गवर्न होते हैं। हमारे देश में कई धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, सबको बराबर का हक है। संविधान सबको बराबर का दर्जा देता है, किसी एक धर्म विशेष को सुपरमेसी नहीं दी गई है। अब इनको कैसे सुपरमेसी मिल जाएगी? इसका मतलब ये संविधान विरोधी लोग हैं। इस प्रकार का बकवास करने वाले संविधान की जानकारी नहीं है, संविधान का मतलब नहीं समझते हैं, गुंडागर्दी और अराजकता में विश्वास इनका है। इसका मतलब तो यही हुआ। तो संविधान की कसम खाने वाले लोग संविधान के दिए गए निर्देशों का उपहास करें, हम समझते हैं इससे ज्यादा बुरा क्या हो सकता है। एक आखिरी सवाल और लेंगे। समाजवादी पार्टी इस पूरे मुद्दे को सोशल मीडिया पर काफ़ी हवा दे रही है, कह रही है कि पीडीए के लोगों के साथ लगातार इस तरह के अत्याचार हो रहा है, लगातार जो है पीडीए के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। आप भी भारतीय जनता पार्टी में कभी रहा करते थे, आपको लगता है कि पीडीए विरोधी है भारतीय जनता पार्टी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो अत्यंत जातवादी पार्टी है। मैं भाजपा में मंत्री पद छोड़ा था इसीलिए कि भेदभाव चरम पर था। मैं कैबिनेट का उस समय गवाह हूं जब उत्तर प्रदेश के सभी मेडिकल विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेजों में बिना विज्ञापन निकाले एक लाइन का प्रस्ताव लाया कि चूंकि उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग की अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है, इसलिए उत्तर प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों, मेडिकल विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर, रीडर, एसोसिएट, असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर, रिक्त पदों पर सामान्य लोगों से भर दिया जाए। नियम यह है कि पहले आप विज्ञापन निकालिए, एक बार विज्ञापन निकालिए, अभ्यर्थी नहीं है तो दोबारा निकालिए, दोबारा भी अभ्यर्थी नहीं प्राप्त होते तिबारा निकालिए, 3 बार निकालने के बावजूद भी अभ्यर्थी नहीं आते हैं तब इस प्रकार का प्रस्ताव आना चाहिए। विज्ञापन एक बार भी नहीं निकाला, मनमाने तरीके से SC ST OBC का आरक्षण पूरी तरीके से खत्म कर सामान्य वर्ग के लोगों को सभी विश्वविद्यालय, मेडिकल विश्वविद्यालय और मेडिकल कॉलेजों में प्रोफेसर, रीडर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर एक और विशेष के लिए तैनाती कर दी। तो स्वाभाविक रूप से मैंने मंत्री पद इसलिए छोड़ा कि मैं अपने रहते हुए SC ST OBC के आरक्षण पर डकैती डाली जाए और मैं मंत्री पद पर बैठ करके उसको टकर देखता रहूं, यह मुझे कतई बर्दाश्त नहीं था। इसलिए मैंने कुर्सी को लात मारी, पद छोड़ा, अपना रास्ता अलग किया। विचारधारा को हमने हमेशा सर माथे रखा, विचारधारा से कभी समझौता नहीं किया। मैं कहीं भी रहा हूं, लेकिन SC ST OBC यानी समाज का जो अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ समाज है, सदैव उसकी हमारी प्राथमिकता रही है। यद्यपि काम मैं मंत्री के रूप में सबका करता रहा, कोई किसी भी वर्ग, जात, जिले, क्षेत्र का हो, हमने कभी किसी का न जात पूछा, न क्षेत्र पूछा, न पार्टी पूछी।
हमने उसकी समस्या पूछी और समस्या का निस्तारण किया। लेकिन यहाँ तो जात पात का वो नंगा नाच हो रहा है कि आज SC ST OBC का जब से भाजपा सरकार बनी आरक्षण पूरी तरीके से शून्य कर दिया गया, निष्प्रभावी कर दिया गया। सामान्य वर्ग से ज़्यादा मेरिट में आने वाले अंक पाने वाले लड़के SC ST OBC को इंटरव्यू में नॉट फाउंड सुटेबल करके बैरन वापस कर दिया जा रहा है। जात बात का ये नंगा नाच जब भाजपा सरकार कर रही है तो भाजपा सरकार के फॉलोअर क्यों नहीं करेंगे? और भाजपा सरकार की जिस मंत्री का आप नाम ले रही हैं वो संविधान के विषय में जानता है क्या? संविधान के विषय में जानता तो हरवाहे चरवाहे की तरह बात नहीं करता। अगर मंत्री है तो मंत्री की गरिमा होती है, संकल्प लिया, उसने संविधान की कसम खाई है तो संविधान की रक्षा की जिम्मेदारी भी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और मंत्री सबकी होती है। देखिए, आप थे हमारे साथ स्वामी प्रसाद मौर्य, जिन्होंने कथावाचक मुकुट यादव के पर जिस तरीके से अत्याचार हुआ, जिस तरीके से उनको प्रताड़ित किया गया, इस मुद्दे पर खुलकर अपनी राय दी। साथ ही इन्होंने ये भी बताया कि क्यों आखिर इन्होंने भारतीय जनता पार्टी में अपने मंत्री पद से इस्तीफा दिया था। तमाम सारे सवाल थे और उन सवालों का जवाब दिया इन्होंने। बहरहाल ये खबर आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो राकेश के साथ मैं आकांक्षा सिंह, लखनऊ से TV24 नेटवर्क के लिए।